हेलो फ्रेंड्स, खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, टैक्स असिस्टेंट एग्ज़ाम 2023 होने जा रहा है। इसके संदर्भ में काफ़ी रिक्वायरमेंट आई कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और प्रीवियस ईयर में पेपर कैसा रहा, उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए। ये सब क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते रहे हैं और इसके संबंध में रिक्वायरमेंट भी देखने को मिलती रही है। इसलिए आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं, इसका संबंध प्रीवियस एग्ज़ाम से है, जो कि MPPSC के द्वारा टैक्स असिस्टेंट एग्ज़ाम में प्रीवियस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लेकर आज आए हैं। तो देखते हैं, इसका पहला क्वेश्चन है कि लेखांकन क्या है। अकाउंटिंग इज़, जैसा कि आप जानते हैं कि लेखांकन एक कला है। कला क्या होता है? किसी भी कार्य को अच्छे से अच्छे तरीके से करना कला कहलाता है। फिर इसके बाद, क्या लेखांकन एक विज्ञान है, क्या एक साइंस है? तो हाँ, लेखांकन मान्य सिद्धांतों पर आधारित होता है। लेखांकन की कुछ अवधारणाएं होती हैं, कुछ परंपराएं होती हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि विज्ञान शब्द का अर्थ होता है किसी भी विषय का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान जो मान्य सिद्धांतों पर आधारित होता है, उसे हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान से मतलब विशिष्ट ज्ञान से भी होता है। तो लेखांकन, अकाउंटिंग आपका एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, किसका? अकाउंट बनाने का, डेबिट क्रेडिट के मेंटेनेंस का। इसलिए अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और अकाउंटिंग एक साइंस भी है। इसके बाद, क्या लेखांकन एक पेशा है? तो हाँ, लेखांकन एक पेशा है और आज पेशे के रूप में ही इसका विकास हो रहा है। तो पेशा क्या होता है या प्रोफेशन क्या होता है? तो प्रोफेशनल व्यक्ति वो होता है जिसके पास कोई स्पेसिफाइड नॉलेज हो, कोई विशिष्ट डिग्री हो, कोई विशिष्ट ज्ञान हो, और उस ज्ञान के आधार पर अगर वो अपनी आय अर्जन करता है तो उसको हम प्रोफेशन कहते हैं, उसको हम पेशा कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन जो लेखांकन है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। कि लेखांकन आर्ट भी है, साइंस भी है और प्रोफेशन भी है। यानी कि आपका जो लेखांकन है वो एक कला भी है, विज्ञान भी है और पेशा भी है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की स्थापना कब हुई? इसको आप समझ लें। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कब भारत में स्थापित हुआ? तो ये अधिकतर आप लोग इसके आंसर को जानते हैं। इसकी स्थापना 1949 में हुई और 1949 बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की स्थापना 1949 में की गई थी। तो बी आंसर इसका हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन उस दौरान आए थे जब ये 11-12 साल पहले ये एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन अब डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ गया है। तो इस क्वेश्चन से थोड़े से हार्ड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। तो निम्नलिखित में से क्या ई कॉमर्स नहीं है? निम्नलिखित में से क्या ई कॉमर्स नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ई कॉमर्स? तो ई मार्केटिंग, ई बैंकिंग, ई गवर्नेंस और ये सभी, ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका आंसर सी हो जाएगा कि ई गवर्नेंस आपका ई कॉमर्स का हिस्सा नहीं है, क्योंकि गवर्नेंस का संबंध जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से है और एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट जो है उसके अंतर्गत आता है। तो इसमें ई कॉमर्स जो है, ई कॉमर्स के अंतर्गत क्या नहीं आता? ई गवर्नेंस ई कॉमर्स के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन ई मार्केटिंग, ई बैंकिंग, ये सब कॉमर्स का ही, ई कॉमर्स का ही हिस्सा हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि ई गवर्नेंस जो होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाने वाला कार्य है। गवर्नमेंट इसको संचालित करती है। और आप जैसा कि जानते हैं कि ई कॉमर्स जो होता है वो कॉमर्स जो रिलेटेड है वो किससे है? बिजनेस से है, इंडस्ट्री से है, और बिजनेस को जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं उनसे है। तो यहाँ ई गवर्नेंस जो है वो ई कॉमर्स के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। शुद्ध कार्यशील पूंजी का आशय क्या है? नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स।
तो नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है, इसको समझ लें। नेट वर्किंग कैपिटल जो होती है वो करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होती है। मतलब चालू संपत्तियों के योग में से यदि चालू दायित्वों को घटा दिया जाए तो उसको हम शुद्ध कार्यशील पूंजी कहते हैं। याद रखिए, कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल वो पूंजी होती है जो व्यापार के रोज़मर्रा के व्ययों को पूरा करने के काम आती है, या व्यापार के दैनिक व्ययों को पूरा करने के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उसे हम कार्यशील पूंजी कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब है डेली डूइंग्स एक्सपेंसेस, या डेली जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उस कैपिटल को पर्टिकुलर हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो नेट वर्किंग कैपिटल भी होती है और ग्रॉस भी होती है। तो इसी क्वेश्चन में समझ लें कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल यानी कि सकल कार्यशील पूंजी होती है समस्त चालू संपत्तियों का योग। जो ए ऑप्शन में आपको दिया है वो समस्त चालू संपत्तियों का योग का आशय किससे है, सकल कार्यशील पूंजी से है। याद रखिएगा, सकल कार्यशील पूंजी मतलब समस्त चालू संपत्तियों का योग, यानी कि टोटल करेंट असेट्स इज कॉल्ड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है शुद्ध कार्यशील पूंजी क्या होगी, तो शुद्ध कार्यशील पूंजी का आंसर सी हो जाएगा, चालू संपत्तियाँ माइनस चालू दायित्व, या चालू संपत्तियों के योग में से अगर हम चालू दायित्वों को घटा दें तो आ जाता है क्या, नेट वर्किंग कैपिटल, शुद्ध कार्यशील पूंजी। तो यहाँ ये फैक्ट याद रखिएगा कि वर्किंग कैपिटल यहाँ दो टाइप की होती है, नेट वर्किंग कैपिटल और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब एक फर्म का एक साझेदार दिवालिया अगर हो जाता है तो इससे उत्पन्न हानि को भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार अन्य साझेदारों द्वारा वहन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन दिवालिया से संबंधित है, इंसॉल्वेंसी से संबंधित है। पार्टनरशिप में आपके सिलेबस में अभी भी इंसॉल्वेंसी भी है। तो इंसॉल्वेंसी में जब कोई पार्टनर दिवालिया होता है, इंसॉल्वेंट होता है, तो उसकी पूंजी की कमी को शेष साझेदार पूंजी के अनुपात में पूरा करते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम में भी यही व्यवस्था है और गार्नर वर्सेस मर्रे में भी यही व्यवस्था है कि पूंजी अनुपात में दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को पूरा किया जाता है। तो यहाँ आपका आंसर सी हो जाएगा। इंग्लिश में ये पूछा गया है कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो इंसॉल्वेंट पार्टनर के कारण जो लॉस जनरेट होता है उस लॉस को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में किस तरह पूरा किया जाता है, या पार्टनर किस रेशियो में पूरा करते हैं। तो पार्टनर उसको कैपिटल रेशियो यानी कि पूंजी अनुपात में पूरा करेंगे। तो याद रखिए कि दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को शेष साझेदार पूंजी के अनुपात में पूरा करेंगे। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा पूंजीगत व्यय है, निम्न में से कौन सा पूंजीगत व्यय है। इंग्लिश में बोला गया है कि इनमें से कौन सा एक आइटम है जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो देख लें आप, यहाँ 4 व्यय आपको दिए गए हैं। मशीन एवं संयंत्र पर बीमा प्रीमियम, तो बीमा प्रीमियम एक आयगत व्यय है, पूंजीगत व्यय नहीं है, क्योंकि बीमा प्रीमियम को हम लाभानी खाते में लिखते हैं, पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, और ये व्यय एक आयगत व्यय है इसलिए लाभानी खाते में आता है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, आयगत व्यय और पूंजीगत व्यय के बारे में बहुत डिटेल से हमने एक्सप्लेन आपको किया था। तो पूंजीगत व्यय वो होता है जो एक बार खर्च होता है जिसका फ़ायदा बार बार मिलता है, और आयगत व्यय वो होता है जो एक वर्ष के अंतर्गत होता है और जिसका संबंध दीर्घकाल से नहीं है बल्कि अल्पकाल से है। तो बीमा प्रीमियम जो है एक अल्पकालीन मद होने के कारण ये आयगत मद है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम एक आयगत मद है, रेवेन्यू आइटम है। इसके बाद कार्यालय के लिए खरीदे गए उपकरणों पर चुकाया गया बिक्री कर, तो जो टैक्स है वो हमको चुकाना पड़ता है, तो ये सेल्स टैक्स है यहाँ। तो सेल्स टैक्स भी आपका क्या होता है, एक आयगत मद है, क्योंकि इसको हम लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में लिखते हैं। तो याद रखिए, लाभानी खाता यानी कि पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखे जाने वाली मदें आयगत मदें हैं, तो ये दूसरी मद भी आयगत है, पूंजीगत नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, कार्यालय में प्रयुक्त फर्नीचर
खरीदने हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज। हाँ, ये मत जो है ये पूंजीगत मत हो जाएगी, क्योंकि कार्यालय में जो फर्नीचर हमने ख़रीदा है कार्यालय के लिए, ये ऑफिस का एक एक्सपेंस है, लेकिन इस पर जो ऋण पर ब्याज दिया है तो ऋण हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, और फर्नीचर जो है वो भी एक संपत्ति है, एक लॉन्ग टर्म मत है। एक बार फर्नीचर खरीदेंगे बार बार इसका फ़ायदा मिलेगा। और जब फर्नीचर पर चुकाए जाने वाला ब्याज फर्नीचर की लागत में ही जोड़ कर लिखा जाएगा, इसलिए लिखा जाएगा, इससे फर्नीचर हमको महंगा मिलेगा, क्योंकि जब हम किस्त पर कोई चीज़ उठाते हैं और उस पर ब्याज दिया जाता है तो उसकी लागत बढ़ जाती है, और ब्याज भी उसकी लागत का कॉस्ट का हिस्सा होता है, इसलिए ये एक पूंजीगत मद है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा कि कार्यालय के लिए खरीदे जाने वाले फर्नीचर पर चुकाया जाने वाला ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेसिंग ऑफिस फर्नीचर इस कैपिटल आइटम। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद चौथा ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। मासिक किराए का भुगतान किया है, मशीन को किराया क्रय पर लिया है। तो देखिए यहाँ मासिक किराया है, मासिक किराया 1 माह का होता है, जबकि पूंजीगत मद वो होती है जिसका संबंध 1 साल से ज़्यादा के लिए मतलब दीर्घकाल के लिए होता है। तो ये एक आयगत मद है, ना कि पूंजीगत मद। चलिए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कौन सी लेखांकन अवधारणा आगम संज्ञान से सुसंगत नहीं है। याद रखिए ये पेपर बहुत ही पुराना है, इस वजह से आपको यहाँ डिस्प्ले में प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन हमें पिछले साल के लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ को समझना है, पेपर के पैटर्न को समझना है, बस इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया गया है। तो इसमें थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखें, फुल स्क्रीन करके आप वीडियो को देखें और जूम करके थोड़ा सा इसको समझ लें। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, लेखांकन अवधारणा किस लेखांकन अवधारणा का संबंध आगम संज्ञान से नहीं है। पहले तो समझ लें आगम अवधारणा क्या होती है। आगम का मतलब होता है आय, इंग्लिश में इसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइजन कहते हैं, मतलब कि ये रेवेन्यू मतलब इनकम से रिलेटेड है। तो देखें यहाँ 4 अवधारणाओं के नाम आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सी अवधारणा जो है वो आय से संबंधित नहीं है, आगम से संबंधित नहीं है। तो सुमेलन लिखा है, इंग्लिश में आप देखें, हिंदी में बहुत सारे वर्ड डिफ़िकल्ट होते हैं, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ध्यान रखें कि इंग्लिश को भी अपना आधार बनाएं और कुछ कुछ वर्ड जो हैं वो इंग्लिश में भी समझ लें, क्योंकि हिंदी में काफ़ी परेशानी आपको एग्ज़ाम में हो सकती है अगर पूरा डिपेंडेंसी आप हिंदी पर ही रखते हैं। तो थोड़ा सा इंग्लिश में भी समझते जाएँ। सुमेलन मतलब मैचिंग होता है, तो जो मैचिंग कॉन्सेप्ट होती है, मैचिंग में आय और व्यय को मैच किया जाता है। तो सुमेलन यानी कि मैचिंग का संबंध तो आय से है, इनकम से है, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। वसूली अवधारणा रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का मतलब होता है आय का प्राप्त होना। देखिए एक आय का उपार्जित होना है वो अक्रूअल कॉन्सेप्ट कहलाती है, जिसको हम उपार्जन अवधारणा कहते हैं, और एक आय का वसूल होना यानी कि प्राप्त होना होता है, जिसको हम रियलाइजेशन कहते हैं, वसूली अवधारणा। तो वसूली अवधारणा का संबंध भी आय से है, तो इस तरह ये आंसर भी आपका नहीं होगा। स्वतंत्र अस्तित्व अवधारणा, तो हाँ ये सी आपका आंसर हो जाएगा। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका संबंध आय से नहीं है। अब सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होती है। व्यापार में एक सिद्धांत चलता है कि हम और हमारा बिजनेस दोनों को अलग अलग माना जाता है, इसलिए व्यापार में 2 अलग अलग खाते रखे जाते हैं। जैसा आपने देखा होगा, एक खाता होता है पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट, जो कि व्यापार का खाता होता है, और व्यापारी का पर्सनल खाता कौन सा होता है, आहरण खाता, ड्राइंग अकाउंट। तो आप देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट दोनों को अलग अलग रखा जाता है, क्योंकि एक व्यापार का खाता है और एक व्यापारी का खाता है। हिंदी में अगर हम बात करें तो पूंजी खाता और आहरण खाता, पूंजी खाता व्यापार का खाता है, जबकि आहरण खाता व्यापारी का खाता है, दोनों को अलग अलग रखा जाता है। ये कॉन्सेप्ट सी जो है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका संबंध आय से नहीं है। तो पहली कॉन्सेप्ट का संबंध आय से है जैसा समझाया, बी वसूली अवधारणा का संबंध भी आय से है, और डी कंसर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का संबंध भी आय से है। कंसर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट यानी रूढ़िवादिता अवधारणा या परंपरावादी अवधारणा,
ये क्या होती इसको भी समझ लें। ये अवधारणा कहती है कि हानियों का समायोजन करो लेकिन लाभ का नहीं। हानियों का समायोजन किया जाए, हानियों का प्रावधान किया जाए, हानियों के लिए सोचा जाए, लेकिन लाभ के बारे में ना सोचा जाए, क्योंकि लाभ तो खुद ब खुद हमको मिल जाएगा, लेकिन हानि अगर हो गई तो उसको समायोजित कैसे करेंगे, उसके लिए वक्त रहते हमको प्रावधान करना चाहिए। ये इस कॉन्सेप्ट में बोला गया है, इसलिए इसका संबंध भी आय से है, लेकिन सी जो पॉइंट है आपका उसका संबंध किसी भी प्रकार से आय से नहीं है, तो आपका आंसर करेक्ट सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नए साझेदार के प्रवेश के समय उसके द्वारा लाई गई पूंजी साझेदारों को मिल जाती है, किस अनुपात में? तो देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ही घुमा कर दिया है और अधिकतर लोग इसका आंसर जो है वो गलत करके आ जाएंगे। वो जल्दी से त्याग अनुपात सी आंसर लगा देंगे, जबकि ये गलत है। पूरी तरह अच्छे से क्वेश्चन को पहले पढ़ लें। नए साझेदार के प्रवेश के समय उसके द्वारा लाई गई पूंजी को पुराने साझेदारों को मिल जाती है। अब पुराने साझेदारों को तो पूंजी मिलती नहीं है, क्योंकि नया साझेदार जो ख्याति लाता है उसको बांटा जाता है, पूंजी कैपिटल को नहीं बांटा जाता। न्यू पार्टनर जब आएगा एडमिशन होकर तो वो कैपिटल लेकर आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा, ख्याति लेकर आएगा। तो ख्याति को पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में बांटा जाता है। मतलब गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाई रेशियो में बांटते हैं, लेकिन कैपिटल को नहीं बांटा जाता। इसलिए ये कथन असत्य है और आपका आंसर डी हो जाएगा। बहुत ही केयरफुली हमको ये पढ़ना है कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है और दिए गए ऑप्शन से उसका क्या संबंध है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें। साझेदारी में साझेदारों की संख्या अनिश्चित होती है, असीमित होती है, साझेदारों द्वारा तय की जाती है, सीमित होती है। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं, लेकिन एक मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है जो सर्वाधिक हमें न्यायोचित लगता है, उचित लगता है, वही आंसर को माना जाएगा। तो यहाँ देखिए अनिश्चित होती है तो ऐसा नहीं है। आपको पता है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2 होती है और अधिकतम 50 होती है, तो 50 तक सीमित होती है। तो इसका आंसर एक हो जाएगा डी, जो कि सर्वाधिक उचित आंसर है कि साझेदारों की संख्या साझेदारी में सीमित होती है, क्योंकि 50 साझेदार ही सीमित हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो जिसकी सीमा का निर्धारण कर दिया गया है, तो 50 अधिकतम क्या है, उसकी सीमा है, इसलिए इसको सीमित कर दिया गया है। वो उसकी लिमिट है, उस मैक्सिमम लिमिट को वो क्रॉस नहीं कर सकती। तो यहाँ साझेदारी में साझेदारों की संख्या सीमित होती है। डी सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अब सी भी इसका आंसर हो सकता था कि ये संख्या साझेदारों द्वारा तय की जाती है। तो ध्यान रखिए, साझेदारी में साझेदार कितने पार्टनर होंगे ये वो खुद तय कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार साझेदारों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है। इसलिए यहाँ मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर डी माना जाएगा। तो याद रखिए क्वेश्चन में कौन सा आंसर मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा, हमें वो टिक करना है, हमें वो सही आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राहकों को प्रदान की गई व्यापारिक छूट का लेखा होता है। तो याद रखिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लें। ग्राहकों को दी गई व्यापारिक छूट का लेखा कहाँ होता है? तो व्यापारिक छूट का लेखा कहीं नहीं होता, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। व्यापारी द्वारा अपने ग्राहक को दिया जाने वाला जो व्यापारिक बट्टा होता है, उस व्यापारिक बट्टा को पुस्तकों में नहीं लिखा जाता। ट्रेड डिस्काउंट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ ट्रेडर्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देख लेते हैं आगे क्या है अगला क्वेश्चन कि क्या वित्तीय विवरण की संज्ञा में सम्मिलित नहीं है। वित्तीय विवरण यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या शामिल नहीं है? तो पहला पीएल अकाउंट दिया, लाभानी खाता, जिसको अब हम आय विवरण भी कहते हैं। तो लाभानी खाता या आय विवरण जो है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्योंकि इससे हमको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद बैलेंस शीट भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कि रोकड़ बहाव विवरण भी कैश एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है।
कुल मिलाकर ए बी सी तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लेकिन ऑप्शन डी संचालकों का प्रतिवेदन जो है, संचालकों की रिपोर्ट जो है वो कंपनी के ऊपर होती है और ये रिपोर्ट जो है वो फाइनेंशियल मैटर को डिस्क्राइब नहीं करती जनरली, इसलिए संचालकों का जो प्रतिवेदन है, संचालकों की रिपोर्ट, वो कहीं भी वित्तीय विवरण नहीं होती, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होती। तो ये आज के एमसीक्यूज़ थे जो कि प्रीवियस ईयर में टैक्स असिस्टेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जिसका डिस्कशन आपके साथ किया गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पर बने रहें। और हमने एक पेड कोर्स लॉन्च किया है जिसकी शुरुआत कल होने वाली है, तो इस पेड कोर्स में आप जल्दी से अपनी सीट को बुक करा लें, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे जुड़ चुके हैं और इसके बाद उम्मीद है कि आप भी हमसे जुड़ेंगे और इसी तरह हम यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।